नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने, मगर पहले मैं ज़रा मौजू खोल दूँ। एक बहुत बड़ी जंग, और मैं आज देख रहा था वक़ार हसन खान साहब का एक आर्टिकल जो को ऑथर किया उन्होंने, अदीला नौरीन साहब उनकी एहलिया भी उन्होंने को ऑथर किया है, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की है ब्रिगेडियर साहब, और ये कोई बड़े ग्लोबल सतह पर पहली दफ़ा शायद एक, जिसे आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड ट्रेड वॉर है, या ये क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं, आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, जितने हाई टैरिफ स्लैब कर रहा है और उसके जवाब में वो नई टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं। स्टार लिंक से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर कह रहे हैं कि उसने इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया है। ब्रिगेड साहब, ये हालात किधर जा रहे हैं? कहीं ये कोल्ड वार हॉट वार में तो नहीं तब्दील हो सकती, खुदा न खास्ता? जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी, आई थिंक ये अभी जो दौर है, जो स्पेशली थर्ड डेकेड है 21st सेंचुरी का, इसको डिसरप्टिव दौर भी कहा जा रहा है, और इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, और ये कोई इतनी आई वुड से नेगेटिव बात नहीं है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वही होती है जो आके सडनली रिप्लेस करे पुरानी टेक्नोलॉजी को, और इसमें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले मतलब राइफल जब आई, फिर टैंक आया, लेकिन अभी चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी में लीड लेगा मुल्क, तो वो बहुत ज़्यादा गेन करेगा, और इसीलिए अभी डीप सीक वगैरह का बहुत ज़्यादा रौला पड़ा हुआ है। तो एक तो आ गया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, उसके अलावा वैसे क्योस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पिछले आई थिंक 30 साल से जो वॉर एंड टेरर लड़ी गई, इसमें काफ़ी सारे इलाकों को डिसरप्ट किया गया, तो अनस्टेबिलिटी है। लाइक अफगानिस्तान में भी लेटेस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही कि बगावत का शायद चांस है, और सीरिया आपने देखा, इस तरह लीबिया है। फिर कोई डिसरप्टिव आप कह लें लीडरशिप भी है, और स्पेशली जो इसके हैं आप कह लें जो जिसको आप बोलते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स, तो ये डिसरप्ट भी करते हैं सिस्टम को विद इन एंड विदाउट। तो इस लिहाज से देखा जाए, तीसरा जो डेकेड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें अगर कोई सॉफ्ट लेट्स से स्टेट है तो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी हार्ड मिलिटरली, आपके पास पावर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स, तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब जो आपको नजर आ रहा है, उसमें मेरे ख्याल हाइब्रिड वॉर भी साथ साथ चल रही है, और ये मेरे ख्याल कोल्ड वॉर अगर इसको बोला जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन कोल्ड वॉर की बड़ी डिफरेंट डायमेंशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप और फिर इम्बैलेंस स्टेट्स जो हैं उसमें किरदार अदा कर रही हैं। और आपने देखा इस तरीके से सीरिया को विद इन आई थिंक 48 आवर्स पूरा पलटा दिया एक रजीम को, उससे पहले लीबिया में हुआ, और अभी यूरोप में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जर्मनी में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, जिसमें लेफ्ट विंग जो है वो AfD के अगेंस्ट खड़ा हो गया, और लाखों लोग निकले हुए हैं। तो लेट्स सी चीजें किस तरफ जाती हैं, और इसमें मेन चीज यही है कि लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो ट्रंप की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और एक ऐसा लग रहा है जैसे तिजारती हमला जो है वो किया गया है, जिसमें चीन, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय यूनियन है। इसमें देखा जाए तो जो चीन की इंपोर्ट्स हैं, बल्कि अमेरिका की जो इंपोर्ट्स हैं बाकी मुल्कों से, इन तीनों चारों मुल्कों से, वो $2 ट्रिलियन बनती हैं, और जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो $3.2 ट्रिलियन बनता है। तो ये अगर दोनों तरफ से इस तरह जो है टैरिफ लग गए, तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया किस तरफ जाएगी? क्योंकि बड़ी ताकतों की, बड़ी मईशतों की जो लड़ाई है, तजारती लड़ाई, इससे क्या तरक्की पजीर ममालिक जो है वो पिसेंगे, या तरक्की पजीर ममालिक जो है वो बेहतर होकर बाहर निकलेंगे? ताकि क्योंकि मंडियां उनको भी, तो उनकी भी तलाश करनी पड़ेंगी बड़ी ताकतों को, और वहां पर तजारती सरगर्मियां भी होंगी। क्या होने वाला है सर इसमें? एक तो जो पुराना ब्रिटेन सिस्टम था, उसकी वजह से तो वेस्ट की डोमिनेंस रही है, और अगर कंज्यूमर इकोनॉमी देखें तो सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी वेस्ट में ही थी, और कहा जाता था जी कि अमेरिका लेट्स से जो मंडी देगा किसी को तो वही मुल्क ग्रो। लेकिन अभी आई थिंक बड़ा शिफ्ट हुआ है। इस पे मैं आता हूँ कि टैरिफ्स का अल्टीमेटली जो है नुकसान या फायदा क्या होगा, लेकिन अभी आप देखें कि एशिया में काफ़ी ग्रोथ है, मिडिल क्लास की कंजम्पशन काफ़ी है। इवन आप पाकिस्तान, भारत देख लें, बांग्लादेश या मिडिल ईस्ट, खैर सब बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है, इस तरह चाइना है। तो अभी एक तो ये जो था ना कि टैरिफ लगा के शायद वो मार्केट्स को ब्लॉक करेगा, या आप कह लें कि ब्लैक में ब्लैक कनाडा को अगर वो करें, कनाडा के साथ तो उसका ट्रेड जो है सरप्लस है जो है अमेरिका का। मैक्सिको के साथ उसका लेट्स से ट्रेड जो है वो माइनस में है या डेफिसिट में है, और कनाडा के साथ तो ऑलरेडी वो फायदे में। लेकिन इतनी इंटरडिपेंडेंट है दोनों इकोनॉमीज के, उसमें दोनों का नुकसान होगा। लेकिन अभी ये देखना है कि क्या जो बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से पाकिस्तान अमेरिका से क्या मंगवाता है, डेफिनेटली बहुत कम है। लेट्स से अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई इंजीनियरिंग के चीजें, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तानी मईशत की बात करें, तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त इसलिए पीछे है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ईरान से तेल मंगवा लें, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है कि सबसे सस्ता तरीन तेल जो है
وہ ایران کا پیٹرول ہے 7 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ ایک فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ وہاں پر بک رہا ہے. اگر پاکستان جو ہے درآمد شروع کر دے وہاں سے اور وہ پیٹرول جو ہے پاکستان میں آنا شروع ہو جائے, باقاعدہ طور پہ تجارت شروع ہو جائے, تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی, بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے. بجلی ویسے بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کم ہو تو ہم کیا اس ٹریڈ وار کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں دونوں طرف آئی تھنک کٹنگ آپ کہنے ہو سکتی ہے, یا آپ کہنے کہ یہ ڈو لائٹ لائف جو ہے, کیونکہ ایران پہ پابندیاں ہیں اور پھر آپ کا چونکہ جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے, اسپیشلی گورننس گورنمنٹ چلانے میں. لٹرلی عوام تو اپنا کرتی رہتی ہے, گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کو جو ڈالر چلو چاہیے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے, تو اس میں آپ کی ڈیپینڈنسی ہے. جب تک آپ اس شکل کو بریک نہیں کرتے پھر جو اٹانومی ہے, آئی تھنک آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل جو اکنامک اٹانومی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بڑی اچھی آئی تھنک آپشن ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن جو ہے وہ اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں چاہتا ہوں 2 سوال میں آپ سے پوچھوں آج کی اس نشست میں وقت, کیونکہ ایک تو یہ کہ ابھی آج جو آپ نے کہا میں دیکھ رہا تھا جرمنی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, اور اب ان سینکشنز یا یہ جو آپ کی ہائی ٹیرف ہے یہ ظاہر ہے بہت بڑی ایک انفلیشن کا باعث ہوگا ان تمام ملکوں میں, کیونکہ جو سپلائی چینز ہیں وہ ٹوٹیں گی. تو ڈو یو سی ایسا پرسپیکٹو تناظر نظر آتا ہے آپ کو کہ یورپ اور امریکہ یہاں پہ عوام جو ہیں وہ ہو بھی رہی ہیں وہاں پہ, ایک کے بعد دوسری تحریک اٹھ بھی رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جرمنی والی تحریک پھیل سکتی ہے؟ اس میں دونوں چیزیں, جو کہ رائٹ ونگ آپ نے کہا ہنگری میں گورنمنٹ آئی, ٹیکنیکلی اس وقت امریکہ میں رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے, اور اے ایف ڈی بڑا ایگزرٹ کری جب سے اولان جو گئے ان کے شولز جو ہیں جو ان کے لیٹس سے پریمیئر تھے یا چانسلر تھے, اس کے بعد بہت بڑا شفٹ آیا کہ اے ایف ڈی جو بیسیکلی آلٹرنیٹ فار جرمنی ہے, اور آنیسٹلی یہ نازی پارٹی ہے, بالکل سمجھ ہٹلر کے بچے ہی ہیں, اور یا آپ کہہ لیں کہ جو نیو نازی تھا اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اسی لیے ابھی آج جو مظاہرہ تھا یہ امیگرینٹس کی طرف سے تھا, بیکاز اے ایف ڈی نے کہا ہم پاور میں آئے تو ہم اسی طریقے سے کریں گے جو ٹرمپ کر رہا ہے, یہاں سے ڈپورٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک تو آئی تھنک اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ ود ان یورپ جو ہے نا سول وار کہہ لیں یا کانفلکٹ ہو سکتا ہے بٹوین لیفٹ ونگ, اچھا مختصراً یہ بتائیے گا کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ داعش کے پیچھے امریکہ آ سکتا ہے دوبارہ کہ اس طرح کا ول دے اسٹمبل انٹو دیٹ ایڈیوسی ونس اگین؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالر اڑ گئے ان کے اور ملا بھی کچھ نہیں, تو یہ سن رہے ہیں کہ آپ داعش کے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آئیسس کی رپورٹس تو ان کی سی آئی اے کی سارا ایڈم نے بھی دی ہیں کہ یہاں سے جو 2-3 حملے ہوئے ان کے لنکس بھی کابل کے ساتھ ہیں جو 1 جنوری کو ہوئے, اور ٹرمپ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو $7 ارب کا اسلحہ انہوں نے یہاں پہ رہ گیا تھا وہ واپس لے گا. اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں کہ ملا حفظ اللہ کے اگینسٹ جو ہے نا ابی حقانی نیٹ ورک اور کسی حد تک جو عباس طارق وغیرہ ہیں یہ کھڑے ہو گئے. یہ دونوں اس وقت دبئی میں ہے شاید, اور بڑی سیریس وہاں پہ ایشو بنا. اس طرح جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کو احمد مسعود لیڈ کر رہا ہے, اور ابھی ایک ترکی میں ملاقات ہوئی, نے ٹویٹ بھی کیا